डियर स्टूडेंट नमस्कार। अब देखो हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 तक हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो एक्सरसाइज 5.4 में जो क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज 5.4 में एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वो 6 मार्क्स का आता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से एक्सरसाइज 5.4 से। हर बार एग्जाम में कभी चूक नहीं हुआ ये क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसा है तो देखते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं थ्री लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं। 3 लीनियर इक्वेशन कैसे है, जैसे हमारे पास जैसे x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 2 है, ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही हम क्या मान लेते हैं, 3 लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू मानते हैं देखो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू में d1। यहाँ पे a1 b1 c1 ये वाले तो क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x y z, और x y z हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद जो d1 d2 d1 जो है ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। जैसे अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसके आगे x के आगे कुछ नहीं 1 है और y के आगे 2 है, ये तो a1 a2 हो गए, सॉरी a1 a b1 हो गए, और ये वाला जो d1 है ये वाला क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास a2 x3 लीनियर इक्वेशन मान रहे हैं हम, तो b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू में d2, और a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल टू में d3। ये हमने 3 इक्वेशंस मान ली है, 3 लीनियर इक्वेशन हमने मान ली है कि हमारे पास अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 z इज इक्वल टू में क्या है, d1। तो ये क्या है, कोफिशिएंट है किसके, एक्स वाई जेड के, और ये वाले क्या है, कांस्टेंट टर्म है। देखो हमने यहाँ तक 10th क्लास में एक्स वाई जेड का ऐसी अगर 2 इक्वेशन होती थी तो एक्स वाई का मान हमने निकालना सीखा था। अब जो हमारे पास है चैप्टर, मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है, और इसमें 3 वेरिएबल मिलेंगे आपको एक्स वाई जेड, और इनका हमें मान निकालना है, वो भी किस तरीके से, मैट्रिक्स तरीके से हमें निकालना है। तो देखो इसको अब मैट्रिक्स कैसे मानेंगे इनको, तो इनको मैट्रिक्स कैसे माना जाता है, ये वाले जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1, इनको तो क्या है अलग से क्या मान लेंगे, हम एक मैट्रिक्स मान लेंगे। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स, ए जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स मान लेते हैं। जो हमारे पास एक्स वाई जेड जो है उनके कोफिशिएंट है उसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। जो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1, इनको कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास मान लेते हैं हम, ये वाली जो है 1 2 3। तो देखो 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है, जो एलिमेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये वाली हमने क्या मान ली, ए मैट्रिक्स मान ली है। ये हमने मान ली कोफिशिएंट को ए मैट्रिक्स। और उसके बाद एक्स मैट्रिक्स मानेंगे, एक्स मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स किसको मानेंगे हम, एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जो जेड है उसको हम क्या मान लेंगे, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स वाई एक्स मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई जेड, इसको मान लेंगे बी द कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये वाली जो हम मान लेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे। कॉलम ही क्यों मानना है हमने, क्योंकि यहाँ पे जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, जब इसका और किसी इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो कॉलम से, 1 कॉलम से ही हम क्या है इनकी प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखो इन 3 एलिमेंट्स की जब प्रोडक्ट करूंगा इन 3 एलिमेंट्स के साथ, तो ऐसे प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स हमने 3 और ये वाली किस ऑर्डर की मानी, ये तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की, क्योंकि एलिमेंट थे इसमें तो कितने 9, और यहाँ पे 3 ही एलिमेंट थे, तो हमने इसको क्या मान लिया है, जो रो है वो 3 और कॉलम जो है वो 1। उसके बाद
एक और बच चुकी है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, ये वाले जो कोफिश हमारे पास D1 D2 और D3 जो है उसको बी मैट्रिक्स मान लेंगे। तो बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू में हम क्या मान लेंगे कि D1 D2 D3 बी द कोफिश, क्या है ये हमारे पास कांस्टेंट, एंड हम इसको मान लेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स हमने मान ली है। तो पहला तो मेन मुद्दा हमारे पास यही है कि हमारे पास ए बी और एक्स जो है वो हमारे पास ये मानना हमारे पास महत्वपूर्ण यही टॉपिक है पहले तो, कि हमें जो एक्स वाई जेड क्या की जो वैल्यू होती है उनको एक मैट्रिक्स माननी होती है। दूसरा जो हमारे पास कोफिशिएंट है उनको, जो हमारे पास वेरिएबल है उनको एक मैट्रिक्स अलग माननी होती है। उसके बाद इक्वल से इस तरफ जो मैट्रिक्स ये है उनको क्या है, हमें अलग से एक मैट्रिक्स मानना होता है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो यहां से इस सिस्टम क्या बन जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी कि ए एक्स इज इक्वल टू में बी। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इस सिस्टम की जो इक्वेशन बनेगी इस पूरे के, उसको ये लिख सकते हैं कि ए एक्स और इज इक्वल टू में बी, ये हमारे पास इसका सिस्टम हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो कि हमें मैट्रिक्स तरीके का इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है, तो इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखो जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, अगर ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, अगर जीरो के इक्वल नहीं होता है तो देन द सिस्टम इज कंसिस्ट, और सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्ट। पहले मैं एक बार 10th क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसका क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। उसके बाद जब A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल होते हैं तो वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, या इनकंसिस्ट भी बोल देते हैं। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसका कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है। उसके बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है वो कंसिस्ट लाइन होती है, और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इन बातों को अगर ध्यान से देखें, और A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 ए पैरेलल लाइन होती है, नो सॉल्यूशन। यही जो तरीका हमारे पास, यही चीजें हम यहाँ लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, कंसिस्ट हो जाएगा। और एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक, और उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक का मतलब एक होना, किसी चीज का एक। जैसे ये मार्कर है, ये यूनिक है। अब इस जैसा ये मार्कर नहीं है, ये मार्कर है लेकिन ये और ये यूनिक है, ये अपने आप में एक अलग है और ये अलग है। तो इसका क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स, एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी से निकाल सकते हैं। अब जैसे जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, सिस्टम इज कंसिस्ट, ये कैसा कंसिस्ट, एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। मतलब ब्रह्मांड में एक ही होगा, इस जैसा कोई और नहीं होगा। तो यहाँ पे यूनिक होगा, और x इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी इसका सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे तो जीरो नहीं आया, लेकिन मान लो अगर ए डिटर्मिनेंट्स जीरो आ जाता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो आ जाए, इफ ए डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू में जीरो, तो देन हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, तो देन हमें सॉल्यूशन करना है कि फाइंड, फिर हमें क्या करना है कि ये फाइंड करना पड़ेगा, क्या कि फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपने निकालना आता था, ए इनवर्स निकालना आता है, और प्रोडक्ट करना आता है। एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ, एडजॉइंट ए निकालेंगे उसका प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी के साथ। फिर हम देखेंगे कि वो वाली वैल्यू जो है क्या वो जीरो के इक्वल आती है या जीरो के नॉट इक्वल आती है। अगर देखो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं आता, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम प्रोडक्ट करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो अगर कुछ वैल्यू आ जाती है, जीरो नहीं आती, तो देन तब हम कह सकते हैं द सिस्टम इज इनकंसिस्ट, और वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्ट। और इनकंसिस्ट अगर सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, तो उसके एंड हैज नो सॉल्यूशन, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमारे पास अगर पैरेलल लाइन होती थी,
और ये बड़ी इनकंसिस्ट होती थी, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था। तो ये वाली सिचुएशन थी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल आ जाता है, एडजॉइंट ए इंटू बी जो है इज इक्वल टू में 0 आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो देन द सिस्टम इज कंसिस्ट। वो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्ट होगा, कंसिस्ट सॉल्यूशन होगा। जैसे हमने इसका किया था, ये भी क्या था? कंसिस्टेंट था, और ये भी क्या आ गया? कंसिस्टेंट आ गया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा कि एक्स वाई जेड की कोई एक ही वैल्यू हो तीनों में, नहीं, इसके अंदर क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। और इसके बाद अगर ये वाली जो टेबल और ये वाली जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में तब आएंगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो देखो एक बार इसको देख लो और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सॉल्यूशन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमें इसको सोल्व करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखो इसको हम पहले कन्फर्म यहां से देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी expressed in the form of मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर इसको लिखें तो कैसे लिख देंगे? ए एक्स इज इक्वल टू में बी। तो इसको मैट्रिक्स की द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू में बी। तो यहां से ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू में जो एक्स वाई के आगे जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है। तो क्या है? 5 माइनस 7 और माइनस 5, ये है ए की वैल्यू। जो एक्स वाई के आगे जो कोफिशिएंट है वो है ए की वैल्यू। और जो हमारे पास अगर मैट्रिक्स एक्स वाई दो ही टर्म है तो 2 × 2 ऑर्डर की ही बनेगी। वो तो क्या थी उसमें? एक्स वाई जेड 3 कोफिशिएंट थे, लेकिन अब तो 2 ही कोफिशिएंट है, तो मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? जो कोफिशिएंट हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स और वाई है। उसके बाद जो बी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो इक्वल में इस तरफ जो है जो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी बी मैट्रिक्स 2 और 3। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है? ए का डिटरमिनेंट्स। तो ए का डिटरमिनेंट्स निकालें तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि हमें यही देखना है कि पहले ए का डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा या 0 के इक्वल आएगा। तो 0 के इक्वल यहां से इसकी मल्टीप्लाई करें तो -25, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, उसके बाद बीच में माइनस का साइन होता है। अब 7 की और किसकी मल्टीप्लाई करें? -7 की, तो -29 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहां से अब हम सोल्व करें तो माइनस का 25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का कितना? 49। तो ए इनवर्स ए डिटरमिनेंट्स कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहां से ये वाली वैल्यू इसकी आ गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो ए डिटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो एंड सिस्टम ऑफ जो मैट्रिक्स है इज यूनिको सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा इसका? यूनिको सॉल्यूशन होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू में क्या निकालें हम? ए इनवर्स अगर b निकाल दें, ये अगर सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? इसका मान निकलेगा। तो हमें क्या सोल्व करना है? x इज इक्वल टू में ए इनवर्स b सोल्व करना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या निकालेंगे? ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल में एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट्स। ए का डिटरमिनेंट्स हम निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ए निकालें तो यहां से A11 एलिमेंट
A11 -1 के ऊपर पावर 1 + 1, -1 के ऊपर पावर 1 + 1। अब जिस रो और जिस कॉलम में ये है, जो ये 5 है, जिस रो ये वाला A11 एलिमेंट होता है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें तो बच गया -5, तो यहाँ जाएगा -5 इजिकल टू में -1 के ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस, लेकिन इसके साथ क्या है माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा। उसके बाद निकाले A12 -1 के ऊपर पावर 1 + 2। उसके बाद देखो अब हमारे पास A12 की बात करूँ तो ये एलिमेंट होता है। अब जिस रो में है, इस फर्स्ट ही रो में है और कॉलम सेकंड है, तो एलिमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो ये वाला जो 7 है मल्टीप्लाई में 7, यहाँ से देखो इसके ऊपर माइनस के ऊपर पावर 3 है, तो ये माइनस और आगे क्या चल रहा है 7। उसके बाद A21 -1 के ऊपर पावर 2 + 1, -1 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 2 + 1। अगर A21 की बात करूं मैं, तो ये वाला एलिमेंट होता है, तो यहाँ से जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़कर बच गया कितना 7, और ये 7 किस चीज का है माइनस का, तो यह आ जाएगा -7। अब देखो यहाँ से माइनस आ जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। एक तो माइनस किससे आ जाएगा, ये उसके पावर 3 है तो इसलिए आ गया, और एक माइनस यहाँ पे है। उसके बाद A22 -1 के ऊपर पावर 2 + 2। अब देखो 2 + 2 है, अब A22 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास ये बड़ा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसकी पावर कितनी है 4 है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5। अब निकाले हम एडजॉइंट A। एडजॉइंट A इजिकल टू में क्या होता है AIJ जो होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। जो AIJ से जो मैट्रिक्स बनेगी तो उसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज। तो देखो मैट्रिक्स बने -5 -7 7 5, ये मैट्रिक्स बन गई -5 -7 7 5, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखो A11 A12 A13 A21 A22 ये वाले एलिमेंट है वो ये लिख दिए, इसका ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज करेंगे, ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी -5 -7, और ये वाली 7 5 ये इस नेक्स्ट कॉलम में बदल जाएगी 7 5 जो है वो ऐसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें सॉल्यूशन करना है A इनवर्स निकालना है, तो A का इनवर्स क्या आ जाएगा एडजॉइंट A अपॉन में A का डिटरमिनेंट्स। तो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट्स कितना आया था 24 आया था, जो हमने शुरुआत में ही निकाला था, ये रहा। उसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू -5 -7 7 5। अब हमें जो सोल्व करना है उसके लिए हमें अब क्या करना है, तो देखो अब सॉल्यूशन करते हैं। हमें निकालना है x इजिकल टू में A इनवर्स B। तो x इजिकल टू में A इनवर्स B है, x की जगह वैल्यू रख देते हैं xy, और A इनवर्स की जगह 1/24 और -5 +7 -7 5 ये रख दिया हमने, और B की जगह वैल्यू रख देते हैं 2 और 3। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली 2 और 3 से जो मैट्रिक्स बनी है ये। अब इसको सोल्व करें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इस पूरी रो की इस कॉलम के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो 5 की और 2 की -10, आगे 1/24 है, और इस 7 की इस 3 के साथ +21। उसके बाद इस 7 की इस 2 के साथ -14, अब इस 5 की इस 3 के साथ +15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा xy इजिकल टू में कितना आ जाएगा, ये वाला यहाँ से बच जाएगा 10 और 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और ये वाला 24 इसके साथ डिवाइड में कर देंगे, और ये वाला यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और 1 में 24 ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 में है तो ये इसके अंदर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x और y का मान क्या आ गया, तो देन हम कह सकते हैं या हेंस x की जो वैल्यू है वो तो कितनी है, कंपेयर करें या तो लिख दो या फिर सीधा भी हम लिख सकते हैं कि x का मान तो कितना आ गया 11/24, क्योंकि ऊपर जो है वो ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर है इसके बराबर है, तो ये x है तो ये इसके बराबर है, ये y इसके बराबर है, क्योंकि तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11/24 तो यह आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 1/24। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमें x y का मान ज्ञात करना था।
आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।